नमस्कार। आज सिटी न्यूज़ के तरफ से मैं राजेश कुमार सिंह, जो सिटी के फाउंडर, आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है कि हमारे न्यूज़ चैनल के तहत एक एपिसोड चलाया जा रहा है जिसका नाम औरंगाबाद की कहानी, लोगों की जुबानी। आज के हमारे मुख्य अतिथि औरंगाबाद के जाने माने चेहरा, एक प्रखर विद्वान, ऐसी पर्सनालिटी जो ना आज तक हुआ है, आने वाला दिन का तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन अभी तक इस चेहरा जैसा कोई भी इनके कैटेगरी का औरंगाबाद में नहीं मिला। मैं इनकी विद्वता के बारे में बताऊं, एक अनुभवी सीनियर एडवोकेट, और आप लोग गेस कर सकते हैं कि वो हस्ती कौन हो सकता है जो 36 साल से तीसरे स्तंभ जो बोला जाता है उसमें अपना सेवा दे रहे हैं, जिससे सिर्फ औरंगाबाद नहीं पूरे बिहार में इनकी चर्चा है। एक बिहार की विश्वसनीय अखबार हिंदुस्तान, उसके चीफ ब्यूरो रहे हैं, और चीफ ब्यूरो ही रहकर वो अपना तो नाम बढ़ाए ही हैं, प्लस औरंगाबाद का भी नाम बढ़ाएं, जो हिंदुस्तान ने उन्हें बेस्ट चीफ ब्यूरो अवार्ड दिया है। मैं आज की हमारे एपिसोड में मैं उस हस्ती जिनका नाम श्री परमेंद्र मिश्र जी को मैं स्वागत करता हूं हमारे एपिसोड में आने के लिए। और ये वो हस्ती, मैं इनके बारे में बताऊं, बिहार गवर्नमेंट द्वारा, बिहार सरकार द्वारा इन्हें अक्षर श्री सम्मान भी मिला, बिहार हिंदी साहित्य सम्मान मिला। नमस्कार परमेंद्र मिश्र जी। और मैं आपको बता दूं, ये एक प्रखर प्रेस रिपोर्टर होने के तो हैं ही, प्लस हमारे एक बड़े भाई भी हैं, हमारे बड़े भैया के साथ पढ़े हैं, तो एक हमारे बड़े भाई होने के नाते मैं अपने स्टूडियो में इनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए। आज मैं परमेंद्र मिश्र जी के साथ चर्चा करता हूं, तो प्लीज आप अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत दिनों के बाद आज हम लोग दोनों भाई एक दूसरे से मुखाबिब हो रहे हैं। आप इतने टैलेंटेड कैसे हो गए? आप लोगों के साथ का असर मैं बता दूं आप लोग को, परमेंद्र मिश्र जी एक प्रेस रिपोर्टर ही नहीं, आज अपनी वकालत में भी एक अपनी पहचान बना रहे हैं। इनके पिताजी एक औरंगाबाद के सीनियर एडवोकेट थे, और उन्हीं के एक बोल सकते हैं विरासत और इनकी मेहनत, पत्रकारिता के साथ साथ ये अपने विरासत को भी आज बहुत अच्छे से संजोग रहे हैं, और कोर्ट में भी इनकी एक बहुत अच्छी पहचान है, जजों के सामने इनकी एक रिस्पेक्ट है। आपको सर बिहार गवर्नमेंट में अक्षर श्री सम्मान से सम्मानित किया गया, जहां तक मुझे मालूम है। फिर आपको बिहार हिंदी साहित्य सम्मान मिला, फिर हिंदुस्तान के बेस्ट ब्यूरो अवार्ड भी मिला। आपकी एक पब्लिकेशन, औरंगाबाद में पत्रकार तो बहुत है, आपको हर एक जगह पत्रकार लोग मिलेंगे, लेकिन आपके जैसे छवि, जिनकी लेखनी, जिनकी कलम, जो ये लिखते हैं, लगता है कि एक जीवंत चीज वो बोल रहा है। तो एक बहुत बड़ी इनकी एक उपलब्धि है, जो औरंगाबाद की उपलब्धि है। आज मैं जो बुलाया हूं, औरंगाबाद की कहानी, परमेंद्र मिश्र की जुबानी, आज इस एपिसोड में इनको हम लोग बुलाए हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें, यही आपसे मुझे गुजारिश होगी। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम परमेंद्र कुमार मिश्रा है। मैं पत्रकारिता से पिछले 35-36 सालों से जुड़ा हुआ हूं। पहले मैं हिंदुस्तान अखबार का ब्यूरो चीफ था, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ हूं। मेरा अपना एक पब्लिकेशन है, ओमगा पब्लिकेशन, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कई किताबें प्रकाशित की हैं। यहाँ आपके सिद्योग कैंपस में आना मेरे लिए हमेशा एक बहुत ही विशिष्ट अनुभव रहा है,
क्योंकि राजेश जी से हमारा बहुत पारिवारिक संबंध रहा और ये हमारे छोटे भाई हैं, इनके बड़े भाई मेरे बचपन के मित्र रहे हैं, हम लोग साथ पढ़े हैं। और मैं इसलिए भी इनका विशेष तौर पे आभारी हूँ कि इन्होंने औरंगाबाद से बाहर पढ़ाई की और पढ़ाई करने के पश्चात बाहर इनके पास बहुत सारे विकल्प थे नौकरियाँ करने के और भी कुछ अच्छा व्यवसाय करने के, लेकिन इन्होंने औरंगाबाद को चुना कि हम औरंगाबाद में लौटें और वहाँ के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम करें। आप औरंगाबाद आए हैं और आपने यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। जिस वक्त आपका ये कॉलेज खुला था तो जो भी अधिकारी या बाहर का कोई आता था मेरे पास तो उसे आश्चर्य लगता था कि औरंगाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज। मुझे चल के दिखाना पड़ता था कि चलिए मैं दिखाता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि पूरे बिहार में और बिहार के बाहर भी सतयोग की अपनी प्रतिष्ठा है और कई बार तो सतयोग इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पे लोग जानते हैं अच्छा औरंगाबाद। और बाद में सरकार ने भी आपको फॉलो किया जब सरकार को लगा कि नहीं साहब यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज का इतना अच्छा स्कोप है, इतना अच्छा भविष्य हो सकता है। अभी जाके सरकार ने अभी 2023 में उनकी बिल्डिंग बन के तैयार हुई है सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो पहली बार सरकार ने एक निजी क्षेत्र को फॉलो किया है। तो मैं इसके लिए आपको विशेष तौर से बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। 50 साल का सफ़र, आज हमारा औरंगाबाद एक गोल्डन जुबली फेस्टिवल मना रहा है। हमारे शहर का 50 साल जिला बने हुए हो गया। तो आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, वकालत से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के द्वारा लोगों को बताएं कि 50 साल की सफ़र कैसा रहा। जी धन्यवाद। औरंगाबाद पर एक हमारे प्रकाशन से किताब भी आई है, औरंगाबाद की कहानी, आप इसको देख सकते हैं। औरंगाबाद की कहानी एक किताब आई है जिसमें हमने पूरे औरंगाबाद जिले का जो सफरनामा है उसको हमने मेंशन किया है। औरंगाबाद दरअसल प्राचीन मगध साम्राज्य का अंग रहा और इतिहास के अलग अलग दौर में औरंगाबाद जिले की अपनी महत्ता रही। जैसे बाद में मौर्य लोग आए, उसके बाद फिर और भी जो दौर चला, मुगल साम्राज्य यहाँ पर आया, वो उसका विस्तार हुआ, सिरिस जैसे परगने स्थापित किए गए, दाऊद नगर काफ़ी पुराना शहर रहा है। औरंगाबाद जिला मुख्यालय का जहाँ तक सवाल है थोड़ा सा बीच में उपेक्षित रहा, मुगल काल में खास तौर से उपेक्षित रहा। लेकिन ये जो जीटी रोड थी ये हमेशा से देश के पश्चिमी और पूर्वी भाग को जोड़ने का माध्यम रही और सम्राट अशोक ने सबसे पहले इसकी महत्ता को देखते हुए जीटी रोड का निर्माण कराया, जिसे आज हम जीटी रोड कहते हैं। उस वक्त इसे उत्तरापथ कहते हैं। बाद में शेर शाह सूरी ने इस सड़क की मरम्मत कराई और उसका नाम रखा सड़के आजम, मतलब सबसे प्रधान सड़क। और बाद में अंग्रेजों ने जब इसका निर्माण कराया तो उसका नाम रखा उन्होंने ग्रैंड कार्ड रोड, तो जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो जीटी रोड जिसको कहते हैं। तो जीटी रोड की महत्ता थी, लेकिन औरंगाबाद जिला मुख्यालय या इस क्षेत्र की महत्ता ज़्यादा नहीं थी। ब्रिटिश काल में जब अंग्रेजों को लगा कि नहीं, उन्हें जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पे जो वनवासी जातियाँ हैं उस पर ज़्यादा प्रभावी नियंत्रण करना चाहिए, तो उन्होंने दाऊद नगर की जगह औरंगाबाद को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया और औरंगाबाद के साथ साथ शेरघाटी को भी समान इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा। और बात चली कि दोनों में से किसको अनुमंडल मुख्यालय बनाया जाए। बाद में औरंगाबाद को ज़्यादा मार्क्स इसलिए मिले कि यहाँ पर सोन नदी को भी इससे कंट्रोल किया जा सकता था। तो इस तरह से 19वीं शताब्दी के मध्य में औरंगाबाद अनुमंडल बना था गया जिले के पार्ट के रूप में, और लगभग 100 साल तक ये अनुमंडल की ही स्थिति में रह गया। 1973 में, जैसा कि आप जानते हैं, औरंगाबाद जिला मुख्यालय के रूप में अस्तित्व में आया। बिहार सरकार ने उस वक्त और गया जिले को तोड़ करके 2 जिले बनाए थे, औरंगाबाद और नवादा। 1973 में जिस वक्त औरंगाबाद का निर्माण हुआ था, आप कल्पना नहीं कर सकते कि औरंगाबाद कितना पिछड़ा था। एक्चुअली 3 गांव थे, शाहपुर, विराटपुर, इनको मिला करके औरंगाबाद जिला मुख्यालय का नाम दिया गया था, जहां पर कोई बहुत संसाधन नहीं थे। 1-2 स्कूल वगैरह थे। गेट स्कूल सबसे पुराना स्कूल 1914-15 में स्थापित हुआ था, 16 में स्थापित हुआ था, तो वो था, लेकिन बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे। उसके बाद औरंगाबाद ने जो तीव्र प्रगति की है 50 वर्षों में, ये काफ़ी अनुकरणीय है। आज हर क्षेत्र में औरंगाबाद जिला प्रगति कर चुका है। अगर हम शिक्षा की बात करें, आपके जैसे युवा यहाँ पर आकर के इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित कर रहे हैं, ये कल्पना से परे की बात थी।
खुद आपने अपनी पढ़ाई महाराष्ट्र में और कहाँ कहाँ जाकर दूसरे राज्यों में की थी। आज हमारे बच्चों को बाहर नहीं पढ़ने जाना पड़ रहा। उसके बाद आप देख लें ऊर्जा के क्षेत्र में, अभी हमारे चाचा जी बात कर रहे थे, कुमार रविंद्र नारायण सिंह जी, वरीय अधिवक्ता हमारे चाचा जी, और इस कॉलेज के अध्यक्ष, कि जिस वक्त उन्होंने पढ़ाई की थी, औरंगाबाद में रहते थे, उस वक्त लालटेन वगैरह जला करती थी। तो लालटेन युग से आज हमारे औरंगाबाद जिले में 2 मेगा पावर प्रोजेक्ट हैं। एक एनपीजीसी है और दूसरा बिहार भारतीय रेल बिजली कंपनी BRBCL का है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 3000 मेगावाट से ज़्यादा। तो 3000 मेगावाट उत्पादन औरंगाबाद कर रहा है, और ये सिक्किम और कई अन्य राज्यों को भी बिजली देने को हम आज तैयार हैं। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में मैंने बताया, यहाँ पर कई शिक्षण संस्थान ऐसे भी हैं, सरकारी गैर सरकारी, जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ और भी उद्योग आ रहे हैं, जैसे सीमेंट फैक्ट्री आई, और भी चीज़ें आ रही, तो औरंगाबाद में काफ़ी अच्छा विकास किया है। एक हर एक लोग के जहन में है कि औरंगाबाद नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ये हम लोग देख रहे थे, इसको काफ़ी पहले से 2 नाम चलते चले आए हैं, औरंगाबाद और नौरंगा, दोनों नाम चल रहे थे। मैंने अपनी इस किताब में जिक्र किया है कि एक ब्रिटिश नक्शा हमें मिला है 17वीं शताब्दी का, जिसमें औरंगाबाद की जगह नौरंगा लिखा हुआ है। लेकिन जिस समय ब्रिटिश नक्शे में नौरंगा लिखा हुआ है, उसी वक्त ब्रिटिश इतिहासकार इसको औरंगाबाद भी लिख रहे थे। तो मेरे विचार से इसका नौरंगा पुराना नाम रहा होगा, और बाद में औरंगजेब के यहाँ आने की चर्चा है कि औरंगजेब इस इलाके में आया था। शाह आलम द्वितीय की ताजपोशी औरंगाबाद के गोठौली गांव में हुई थी, ये प्रमाण है। तो औरंगजेब जिस समय यहाँ पर आए थे हिंदुस्तान के शासक, उस वक्त इसका नाम नौरंगा से बदल के औरंगाबाद रख दिया गया होगा। क्योंकि सिरिस में एक मस्जिद है जिसको औरंगजेबी मस्जिद कहते हैं, और उसका निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के आसपास ही हुआ था। तो नौरंगा नाम शुरू से रहा होगा, बाद में औरंगाबाद कर दिया गया, ये प्रमाण हमें मिला इस तरीके से। अच्छा, नौरंगाबाद के पहले यहाँ का क्या नाम था सर, आप बता सकते हैं? देखिए, नौरंगाबाद के पहले का कोई नाम हमें नहीं मिल पाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि उस वक्त आसपास जो छोटे छोटे गांव थे, जैसे विराटपुर एक जगह, औरंगाबाद जिला मुख्यालय का वो मोहल्ला है, या शाहपुर एक जगह, ये सब मुझे लगता है कि ये गांव ज़्यादा प्रमुख थे, और इनको मिला करके जो आबादी बनी उसका नया नाम नौरंगा रखा गया था। लेकिन उसके पहले मुझे लगता है शाहपुर, विराटपुर, ये सब जो इलाके हैं, यही मुख्य गांव रहे होंगे। सर, विराटपुर की आप चर्चा किए, तो विराटपुर पर मुझे ख्याल आया, जैसा बहुत लोग, ऐसा लोग का मानना है कि जब पांडव लोग का हुआ था तो यहीं विराट राजा की कुछ किला थी, कुछ भीम शायद यहीं रसोईया का काम, कहाँ तक सत्य है? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो है कि जो हमारी मिथ है, जो परंपराएं हैं, जो लोक कथाएं हैं, उनके प्रति लोगों की अपनी आस्था है। यहाँ अवशेष भी है, जो विराटपुर मतलब वहाँ गढ़ है, हम लोगों ने अवशेष भी है, जहाँ तक मैं देखा नहीं, हम लोगों ने उस गढ़ का निरीक्षण किया था। आज जो गढ़ है, या जो ऊंचा टीला दिखाई देता है, जिसको गढ़ बोलते हैं, वो कोल शासकों का किला है। उसके पहले का कोई ऐसा प्रमाण मिलता नहीं है। हम जब महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत इतना पुराना हो जाता है कि अगर उस वक्त का कोई एविडेंस होगा भी तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिल पाता है। तो मान्यताओं के अनुसार वो महाराजा विराट का किला था, लेकिन उसका अगर आर्कियोलॉजिकल स्टडी अभी पूरी की नहीं गई है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट टीला दिखता है, और वहाँ पर जो हम लोग खुदाई करवा के हम लोग थोड़ी बहुत देखे, तो वो रिसेंट किला दिखता है जो कोल राजाओं का किला था। हो सकता है महाभारत कालीन हो, चुकी आमतौर पर एक जगह जब किले बनाए जाते हैं तो जो दूसरा जीत के नया राजा आता है उसी जगह दूसरा किला बनाने की कोशिश करता है। तो हो सकता है कि परंपरागत रूप से जगह इंपॉर्टेंट रही हो, महाराजा विराट का किला रहा हो, जिस पर बाद की पीढ़ियों ने अपने किले बना लिए। जैसे अभी आप सब बता रहे थे कि दाऊद नगर को ज़्यादा फिर औरंगाबाद को प्रमोट किया गया, तो ये दाऊद नगर का क्या स्टोरी है? दाऊद नगर क्यों नाम, कौन दाऊद? नहीं, दाऊद नगर देखिए काफ़ी प्राचीन शहर रहा है। प्राचीन शहर इसलिए रहा है कि दाऊद खां, अभी जिसका नाम दाऊद नगर है, वो दाऊद खां हुआ करते थे, वो औरंगजेब के सिपह सालार थे। तो बहुत लंबे समय तक माना जाता रहा कि उन्होंने ही दाऊद नगर शहर बसाया था। लेकिन अगर आप मेरी किताब देखेंगे तो अकबर के समय भी दाऊद नगर एक महत्वपूर्ण शहर था। मतलब औरंगजेब के 3-4 पीढ़ी पहले दाऊद नगर एक बड़ा संपन्न शहर था। इसकी मुख्य वजह यह थी कि जो सोन नदी का जल मार्ग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मार्ग हुआ करता था, जो झारखंड से पेड़ों की कटाई करके ढुलाई में, नावों के माध्यम से यातायात में मदद करता था। दूसरा कि जो आप गोह दाऊद नगर रोड देखते हैं, गोह गया होते हुए सड़क जाती है,
ये बड़ी महत्वपूर्ण सड़क थी। ये उत्तर प्रदेश से चल करके और दाऊद नगर के पास नदी क्रॉस होती थी और सीधे लखनौती तक चली जाती थी। इसको रोमिला थापर ने इस सड़क का नक्शा अपनी किताब अद्भुत भारत में मेंशन किया। तो दाऊद नगर एक जल मार्ग और एक सड़क मार्ग इनके कोने पर था, इसलिए अपने आप में एक बड़ी व्यापारिक मंडी थी और उसकी वजह से बाद में मुगलों ने भी उसको इम्पोर्टेंस दिया। दाऊद खां कुरैशी ने वहाँ पर एक बाकायदा एक किलेबंदी करवाई और उसका नाम बदल के दाऊद नगर किया। तो दाऊद नगर का इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हुआ करता था। जैसे आज भी लोग का ऐसा मानना है, चाहे वहाँ पीतल की सुनता हूँ कि बर्तन काफ़ी ज़्यादा घर घर वहाँ बनता है और एक लघु उद्योग के रूप में। देखिए, अगर औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद उद्योगों के लिहाज से काफ़ी रिच था। कोई ऐसा इलाका नहीं था जहाँ कोई न कोई उद्योग न रहा। जैसे दाऊद नगर में पीतल उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण था और आज भी वहाँ पर पीतल का उद्योग चलता है, लेकिन उतना उस तरीके का नहीं रहा। आप दाऊद नगर से थोड़ा आगे बढ़े, ओबरा में आ जाएं, ओबरा में कालीन उद्योग इतना खूबसूरत हुआ करता था। हाल तक, मतलब 2-3 दशकों पहले तक यहाँ के बने कालीन बाहर विदेशों तक जाया करते थे। ये बात अलग है, परंपरा खत्म हो गई। नवी नगर का जो सूती वस्त्र उद्योग था, उसके बारे में जो OS मैली हैं, जिन्होंने औरंगाबाद गया डिस्ट्रिक्ट गजेटियर लिखा है, उन्होंने नवी नगर के बुनकर उद्योग के बारे में लिखा है कि इतना ज़्यादा विकसित था कि मैनचेस्टर को चैलेंज मिलता था। तो इस पर सर आप सरकार को क्या देंगे कि फिर से सब उद्योग फिर से मतलब उसको डेवलप किया जा सकता है, जो इंडिया में अपनी पहचान दे? देखिए, आजकल हमारे प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया भी चल रहा है, तो उस सब के तहत ये सब हम लोग कैसे लाया जा सकता है? इसमें गवर्नमेंट की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, जहाँ पर कारीगर भी खत्म हो गए, जहाँ पूरी तरह परंपरा मिट गई, वहाँ तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है चीज़ों को खड़ा करना। लेकिन जहाँ अभी प्रधानमंत्री का भी जो विजन है कि लोकल पे वोकल, अगर कहीं कोई कलाकार हैं, जहाँ कहीं कोई उद्योग या कोई धंधा इस तरह का है, जहाँ पर कलाकार हैं, जहाँ पर कुछ ऐसी परंपरा बची आ रही, उसको हम अगर थोड़ी गति दे दें, उसको नई तकनीक दे दें, उसको कार्यशील पूंजी दे दें, उसको मार्केट तक पहुँचा दें, तो अपने आप में व्यापार बढ़ सकता है। तो हमारे औरंगाबाद जिले में बहुत संभावना है। प्राय हर प्रखंड ऐसा है जहाँ एक परंपरागत उद्योग चला रहा है। मतलब इस पर सरकार को सोचना चाहिए और बिल्कुल सोचना सोचना चाहिए। सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि रोजगार का भी मतलब बहुत बड़ा मतलब इसमें मतलब देखिए, आने वाला जो रोजगार है, अभी तक आज़ादी के बाद अफसोस की बात है कि सबसे बड़ा सेक्टर जो रोजगार दे रहा था वो सरकारी सेक्टर था या सार्वजनिक कंपनियां थी। अब हम उसको बहुत ज़्यादा नहीं चला सकते, तो रोजगार अब निजी क्षेत्र में ही उपजेगा और उसमें भी स्वरोजगार पे हमारे प्रधानमंत्री का भी ध्यान है। तो स्वरोजगार तभी आएगा जब हम लोकल स्किल को डेवलप करेंगे, लोकल स्किल को सपोर्ट करेंगे, लोकल उत्पादों को सपोर्ट करेंगे, उन्हें बाजार देंगे, उन्हें कार्यशील पूंजी देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि अगर बेरोजगारी की समस्या दूर हो, हमारे यहाँ गरीबी दूर हो, तो हमें स्ट्रेंथन करना होगा उन लोगों को जो उनके पास पहले से परंपरागत स्किल है। चलिए, ये मैं सिद्योग चैनल के थ्रू मैं अपने सरकार और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उन लोग से मतलब करूँगा कि उस पर ध्यान दें और वो फिर से जो हमारा जिसके लिए हमारा दाऊद नगर पीतल के लिए, जैसा बताया नवी नगर सूती के लिए, ओबरा हमारे कालीन के लिए, तो जो हमारी मतलब इसको बोल सकते हैं जो पैतृक सब जो था उससे पुनर्जीवित मतलब करें। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि लोग का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा कि औरंगाबाद को उस मुकाम पे पहुंचाएं। फिर मैं सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जिससे औरंगाबाद आज जाना जाता है। देव सूर्य मंदिर बोला जाता है, देव सूर्य मंदिर की हमारे हिंदू में एक ऐसे गॉड है जो साक्षात दिखते हैं और औरंगाबाद की पहचान देव सूर्य मंदिर से होता है। और मैं आप लोग को बता दूं कि देव सूर्य मंदिर और छठ जो होता है, सूर्य भगवान की जो आराधना किया जाता है, उसकी महिमा बता दूं कि मुंबई में राज ठाकरे ने छठ पूजा का ही बहिष्कार किया था और विरोध किया था और अब लगता है कि उनकी पार्टी पतन की तरफ है। तो मैं देव के मंदिर के बारे में मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि देव मंदिर कैसे हुआ, क्या हुआ। अगर आप देव के लिए जानना चाहते हैं तो आपको थोड़ा उमगा को जानना पड़ेगा। देव मंदिर से 16 किलोमीटर दूर एक एरियल डिस्टेंस पे एक जगह है उमगा। उमगा के राजा भैरवेंद्र और उनके परिवार के जो राजा हुए, उन्होंने मंदिर बनाने की एक फैक्ट्री उमगा में बिठा रखी थी जहाँ पर मंदिर बनाए जाते थे। आज भी आप उमगा में जाएं तो 15-20 मंदिरों के अवशेष आपको मिल जाएंगे। और उसी राजवंश ने बाद में देव में ये सूर्य मंदिर जो आज आपको दिखाई देता है लगभग 1000 साल पहले बनवाया। लेकिन मंदिर
1000 साल पहले जरूर बना था, लेकिन सूर्य पूजन परंपरा लाखों साल पुरानी है, बहुत सदियों पुरानी है मैं कह सकता हूँ। क्योंकि आप देखेंगे कि जो वाण भट्ट थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि मयूर भट्ट थे, उन्होंने अपनी किताब जो लिखी है सूर्य शतक, उसमें उन्होंने देव सूर्य मंदिर परिसर में पूजा करने की बात कही है। तो मंदिर बनते रहे होंगे, पूजा वहाँ लगातार हो रही थी, एक मंदिर बना, टूटा, फिर बना, फिर टूटा। अभी जो वर्तमान मंदिर है कम से कम 1000 साल पुराना है, लेकिन इससे देव की सूर्य पूजन परंपरा का गणना नहीं कर सकते। देव सूर्य पूजन परंपरा बहुत प्राचीन है और देव उसका गढ़ रहा है। देव में सूर्य भगवान को जब सबसे ज़्यादा समझदार हुआ, तो जो सबसे पहले देवता दिखे, प्रत्यक्ष देवता, जिसके उगने पर प्रसन्नता मिलती थी, गर्मी मिलती थी, जानवरों का डर नहीं रहता, सूर्य देव थे। तो हमारे ऋषियों ने आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, आदि देव कह के भगवान सूर्य की पूजा शुरू की। और मगध उसका क्षेत्र था, और मगध में भी केंद्र मान लें देव। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य पूजन परंपरा देव से विकसित हुई, जो बाद में लोक संस्कृति के साथ मिलकर छठ पर्व के रूप में आ गई है। और आज ये छठ पर्व हम बिहारी जहाँ जहाँ गए उसको अपने साथ लेके चले गए। हम सभी इस मामले में ब्रांड एम्बेसडर थे, और आज तो दूसरे प्रांतों के लोग, दूसरे देशों के लोग छठ पूजन परंपरा पूजा कर रहे हैं। ये हमारी अपनी विरासत है, यह हमारा अपनी परंपरा है। तो देव सूर्य मंदिर और देव स्थल हमारी सूर्य पूजन परंपरा का केंद्र रहा है, और इसी के गिर्द गिर्द हमारी छठ पूजन परंपरा विकसित हुई, जो पूरे दुनिया में फैली है। तो वाकई औरंगाबाद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक और सर देव से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि बोला जाता है कि मुस्लिम मंदिर के दरवाजा पूरब की तरफ होती है, लेकिन देव में पश्चिम की तरफ दरवाजा है। तो ऐसा लोगों का हर एक तरह की बहुत बहुत कहानी सुनने में आता है। तो इस पर अपना प्रकाश डालें कि क्या एक्चुअल कहानी, आखिर में पश्चिम क्यों? देखिए, कहानी आती है उसमें, जो परंपरा के अनुसार कहानी है कि काला पहाड़ नाम का आक्रांता था, वो मंदिर तोड़ते हुए देव के पास पहुंचा, और उसने पुजारियों को चुनौती दी कि अगर तुम्हारे देवता में दम है तो मंदिर के दरवाजे को घुमा दो। और कहते हैं कि रात भर में मंदिर का दरवाजा पूरब से पश्चिम हो गया। ये परंपरा से कहानी आती रही है। लेकिन देश में कई कुछ ऐसे और भी सूर्य मंदिर हैं जिनका दरवाजा पश्चिम की ओर है। जैसे ओसियान का सूर्य मंदिर है, उसका दरवाजा पश्चिम की ओर है। कम है, ज़्यादातर का पूरब की तरफ, कुछ का पश्चिम भी है। तो हो सकता है कुछ ऐसी बात रही हो, या निर्माताओं के मन में रहा हो कि जब सुबह सुबह हम भगवान सूर्य के दर्शन करने जाएं तो उदीयमान सूर्य तो पूरब की तरफ रहते हैं, तो हम जब प्रणाम करें तो हमारा चेहरा पूर्व की ओर हो, तो तभी संभव हो जाएगा दरवाजा पश्चिम की ओर हो। दोनों स्थितियाँ हैं, लेकिन प्रमाणिक तौर से हम लोग कुछ नहीं कह सकते। या तो लोक कथाएं हम लोग उठा लें, या जो भी मान लें। ये है एक देव में वहाँ तालाब है जहाँ अर्घ दिया जाता है। वो तालाब की भी महिमा है कि लोग बोलते हैं कि वहाँ कोई स्नान कर लेता है तो अगर कोई स्किन डिजीज है तो वो खत्म हो जाते हैं। उसके बारे में आपको? देखिए, आप तो इंजीनियर हैं, स्नान करना, साफ सफाई हमारे स्किन डिजीज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। तो हमारे पूर्वजों ने कुछ शर्तें जोड़ी होंगी कि साहब पहले स्नान करो, और स्नान का हमारे यहाँ बड़ा महत्व रहा है। आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में तो वृहद स्नानागार मिले हैं, वहाँ पर जिस तरीके से स्नानागार मिले हैं पूजा स्थल से जुड़े हुए। तो स्नान पूजा करना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। देव में जो सूर्य तालाब है उसके बारे में भी परंपरा और मान्यता ये रही है कि उसमें नहाने से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। कुष्ठ रोग के बारे में कहा जाता था पहले, अब तो ये उपचार इसका होने लगा है। पहले मान्यता थी कि भगवान सूर्य की नाराजगी की वजह से कुष्ठ रोग होता है, तो भगवान सूर्य को खुश करने के लिए उस तालाब में लोग नहाते थे। पवित्र सूर्य कुंड कहा जाता है, आज भी वहाँ पर छठ में अर्घ दिया जाता है। तो वहाँ लोग स्नान करते थे, पूजा करते थे, भगवान को अर्घ देते थे, और माना जाता था कि उससे रोग मुक्त होते हैं। हमारे यहाँ ऐसी जनरल विज्ञान भी कहता है कि पानी में कई ऐसे मिनरल्स होते हैं कई जगहों के जो रोगों को मुक्त करने में सहायक होते हैं। गंगा में ऐसे बहुत से मिनरल पाए गए हैं या ऐसे तत्व पाए गए हैं जो रोग मुक्त करने में सहायक हुए हैं। राजगीर में जो गर्म पानी के झरने हैं वहाँ पे कहा जाता है फास्फोरस की मात्रा इतनी है कि आपके चर्म रोग वगैरह खत्म कर देती है। तो देव सूर्य मंदिर के बारे में ये परंपरा थी कि वहाँ का भी पानी कुछ ऐसा औषधि तत्व लिए हुए था या लिए हुए है जिससे कि रोग कम होते हैं। ये मान्यता तो है। आज औरंगाबाद की 50 साल हो रहा है, इस पर तो मैं करता हूँ। फिर देव से ही जुड़ा हुआ जैसे आपका उमगा पब्लिकेशन है, तो लोग बताते हैं, और जो मैं देखता हूँ जो आर्किटेक्ट है जो मंदिर का जो गुंबज का देव उमगा ऐसा मिलता जुलता है, चाहे बोलते एक ही रात में कुछ एक साथ सब मंदिर बना था। तो उस पर कुछ आप बताना चाहेंगे?
देखिए होता क्या था, पहले मैं उसके जो शिल्प है, आर्किटेक्चर है, उस पर बता दूं। पूरे भारत में 3 तरह के आर्किटेक्चर शैली, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप हुए थे। विंध्य से अगर आप उत्तर की तरफ जाएं तो उसको कहते थे नागर शैली। तो जो हमारा देव सूर्य मंदिर है, या आप देखेंगे उमगा का मंदिर है, इसकी तुलना आप करें लिंगराज मंदिर का आर्किटेक्चर देखेंगे आप, या जो खजुराहो के मंदिर हैं, ये सब नागर शैली में बने हैं। गुजरात के शासकों ने इसे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, तो इसको सोलंकी शैली भी कहते हैं। और दक्षिण भारत में आप जाएंगे विंध्य के दक्षिण में, तो वहाँ पर द्रविड़ शैली होती थी, जिसमें रेखीय शिखर होते थे, और बीच में दोनों के मिश्रित प्रभाव वाली एक वेसर शैली होती थी। 3 स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर और भारत में मुख्यतः हुए हैं। जहाँ तक कि एक रात में मंदिर निर्माण का सवाल है, सुनने में बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि ऐसा कैसे हो गया होगा, लेकिन बिल्कुल साइंटिफिक है और व्यवहारिक है। ऐसा इसलिए कि जैसे मैंने बताया कि उमगा अपने आप में मंदिर बनाने की फैक्ट्री थी, तो होता क्या था कि पूरे मंदिर के डिज़ाइन को पहले हमारे आर्किटेक्ट जो थे वो डिज़ाइन कर लेते थे। एक एक पत्थर की नंबरिंग दे दी जाती थी, और उस पत्थर को तराशा जाता था कहीं पहाड़ पे बैठ के। जब सारे पत्थर तराश लिए जाते थे, तो उसको बैलगाड़ियों की मदद से आपके गांव ले आए, और आपके गांव लाके उसमें रखा कैसे जाता था, सीमेंट गारे का तो इस्तेमाल होता नहीं था। तो ऐसा एक सिस्टम था कि पत्थरों में नीचे से गड्ढा काटते थे, ऊपर वाले पत्थर में खूंटी जैसा लगाते थे, ताकि उनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाए। उसको शिव पत्थर और पार्वती पत्थर बोलते थे। तो बस उन पत्थरों को रख दिया जाता था एक दूसरे पर फंसा करके, और बाकी काम ग्रेविटी करती थी। ये सारा काम एक दिन में हो जाता था। तो अगर आपके गांव से कोई जा रहा हो आपके शहर से, और कल तक कुछ नहीं था, और 2 दिन बाद जब अचानक से इतना बड़ा मंदिर देखे, वो चकित हो जाएगा कि अचानक से मंदिर बना कैसे। तो मंदिर सच पूछिए तो ऐसे ही बन जाते। तराशने का काम भले 2-3 साल चला हो, लेकिन मंदिर खड़ा तो हो जाता था 2 दिन में। और जैसा कि हमारे यहाँ परंपरा रही है कि हम हर निर्माण को, हर चीज़ का श्रेय भगवान को देते हैं। अभी भी हम कोई कार भी खरीदते हैं तो कहते हैं भगवान की कृपा से कार आई है। तो हम लोगों ने कभी श्रेय अपने लेने की कोशिश नहीं की, ईश्वर को दिया। तो ईश्वर, निर्माण का श्रेय ईश्वर को जाता रहा था। हमारे निर्माण के सबसे बड़े देवता भगवान विश्वकर्मा है, तो हम लोग कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने बनाया। ये बात। औरंगाबाद हमारा सपूतों का शहर बोला जाता है। यहाँ एक से एक फ्रीडम फाइटर हुए जो अंग्रेजों से लड़े। देश की आज़ादी में भी उनकी बहुत भूमिका रही है। तो ऐसे 4-5 जो हमारे औरंगाबाद के जो हमारे पूर्वज, हमारे जो वीर पुरुष थे, उनके बारे में कुछ आप चर्चा डालेंगे जो आज़ादी में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये इसके बिना तो औरंगाबाद की कहानी अधूरी है। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा अनुग्रह बाबू की, बिहार विभूति। जिस समय महात्मा गांधी महात्मा नहीं बने थे, जिनके बारे में उन्होंने, ठीक है वहाँ पर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई लड़ी थी, भारत में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। वो जिस समय बिहार आए और चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में, तब जा करके लोगों ने उनको जाना देश में। लेकिन जब 1917 में जो पहली लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त जो लोग उनके साथ खड़े थे, उसमें से अनुग्रह बाबू थे। और इस तरह से अनुग्रह बाबू उनके प्रारंभिक दौर के मित्र रहे, सहकर्मी रहे, और पूरे दौर में उन्होंने साथ दिया। जितना भी गांधीवादी युग जिसको कहते हैं 17 के बाद शुरू होता है, उसमें अनुग्रह बाबू की बड़ी भूमिका रही। अनुग्रह बाबू के बाद में जिनका नाम बड़े आदर से लेना चाहूँगा, कुंवर बद्री नारायण सिंह जी। कुंवर बद्री नारायण सिंह जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि जिन्होंने सुभाष बाबू को औरंगाबाद की धरती पर लाके खड़ा कर दिया। उनकी जमींदारी थी चौरम में, खुद भी जमींदार परिवार से आते थे, लेकिन समाजवादी विचार के आदमी, और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उनके निमंत्रण पर आचार्य नरेंद्र देव और सुभाष बाबू औरंगाबाद में आए, जो चौरम आश्रम में वहाँ पहुँचे थे, और ये उनकी देन थी। अगर मैं सशस्त्र आंदोलन की बात करूं तो एक नाम तो जगतपति कुमार सिन्हा का है, जिन्होंने ध्वजा फहराते समय राष्ट्रीय ध्वज बिल्कुल। एक नाम मैं बड़े आदर के साथ लेना चाहूँगा, जो पता नहीं क्यों गुमनाम रह गया, श्यामा चरण भरतुआर। ये भी उन्हीं के गांव के खरांटी के थे, और इतने बड़े क्रांतिकारी थे, लेकिन पता नहीं क्यों इनकी कहानी थोड़ी सी दबी रह गई। इन्होंने बाकायदा अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अभियान चलाया। ये भगत सिंह के मित्र थे। भगत सिंह इनके निमंत्रण पर तत्कालीन गया जिला था मैगरा गांव के पास आए, इन्होंने गुप्त बैठक की, और भगत सिंह के साथी थे श्यामाचरण भरतुआर। उनके ऊपर एक मुकदमा चला ब्रिटिश काल में राजद्रोह का, जिसे गया षड्यंत्र केस कहते हैं। उन्हें काला पानी की सजा दी गई। अंडमान निकोबार में गए, वो पूरा लंबा समय उन्होंने काटा। जब देश आज़ाद हुआ तो फिर उनको वहाँ से मुक्ति मिली। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये सब हैं जो अभी मैं आपको कम समय में बता सकता हूँ।
ये तो चलिए हमारे फ्रीडम फाइटर और जो हमारे औरंगाबाद के सपूत जो हमारे देश के लिए अपना खून पसीना बहाएं, जिसकी ये में आज हम लोग को भी गौरव फील होता है कि मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ, ऐसे ऐसे वीर जन्म हुए और हमारी भी जन्म यहीं से है और हमारे परमेंद्र मिश्र जी जो हैं इनकी भी जन्म यहीं है। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बड़े भाई साहब राकेश कुमार सिंह और ये दोनों बहुत जिगरी दोस्त थे। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आने वाला औरंगाबाद, आज हमें लगता है कि आप जरूर 70 से आज आप 20 में पहुँचे हैं और हमें भरोसा है कि 30 भी देखेंगे तो आने वाला औरंगाबाद के बारे में आपका कैसा नजरिया है? क्या देख रहे हैं कि आने वाला औरंगाबाद हमारा बिहार और इंडिया में कैसा रोल अदा करेगा? आने वाला समय औरंगाबाद का जब मैं कल्पना करता हूँ और जो अभी प्रेजेंट जो सिनेरियो उसको देखता हूँ तो चौंक जाता हूँ। आने वाला समय औरंगाबाद का ऐसा होने वाला है कि शायद बिहार के सबसे प्रमुख शहरों में से एक औरंगाबाद होगा। और मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ 2 मेगा पावर प्लांट शुरू हो चुके हैं। इससे जुड़ी कम से कम 200 इंडस्ट्री यहाँ और पीछे से आने वाली जो पावर प्लांट के आधार पे काम करती हैं। तो ऊर्जा के क्षेत्र में ये स्थिति है। आप देखें अभी जीटी रोड हमारे पास है, इसको 6 लेन किया जा रहा है और 8 लेन की बात चल रही है। जीटी रोड से पैरेलल 17 किलोमीटर आगे एक बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे गुजरने वाला है जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को बदल देगा। सोननगर से लेकर के धनबाद तक एक 3rd फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड कॉरिडोर रेलवे का बन रहा है जो आने वाले समय हमारे रेल परिवहन के दृश्य को बदल देगा। आप अगर देखें रेल परियोजनाओं के बारे में, आप कल्पना कर सकते हैं कि अगले 10 साल में बिहटा से लेके औरंगाबाद तक आती हुई रेल लाइन आपको मिलेगी और रफीगंज से देव होते हुए चतरा जाने वाली रेल लाइन का भी एक सेंक्शन हुआ है। तो 2 रेल लाइन इसको क्रॉस कर रही होगी। ग्रैंड कॉर रेल लाइन ऑलरेडी पहले से है, सोननगर बरवा रेलखंड पहले से है, जीटी रोड जैसी महत्वपूर्ण सड़क हमारे पास पहले से है। जो पटना से लेकर रांची जाने वाला हाईवे 139 है उसके भी 4 लेन की प्रक्रिया चल रही है, वो हमारे पास है। सासाराम में हमने ये जो आपका नासरीगंज में हमने पुल दाऊद नगर में बना रखा है, सोन नदी पे पुल बना है, यहाँ पे पुल बना हुआ है, डेहरी के पास बना हुआ है, बारूण के पास बना हुआ है। तो सड़कों का और जो रेल यातायात का पूरा जाल बिछने वाला है। बिजली के लिहाज से हम पूरी तरह निर्भर हो चुके हैं, दूसरे राज्यों को दे रहे हैं। तेजी से निजी क्षेत्र यहाँ उद्योग धंधे लगा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक बड़ी सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पर 2 यूनिट लगा चुकी, तीसरी यूनिट की बात चल रही है। 1-2 और बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर आने को तैयार बैठी हैं कि औरंगाबाद में आए। तो इस तरीके से हर दृष्टिकोण से मुझे बड़ा विकसित होता दिखाई दे रहा है। जहाँ तक कॉलेजों की बात करें, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज आज बिहार के सबसे स्थापित कॉलेजों में से एक है। जहाँ तक मुझे अभी सूचना मिली, आपसे बैठ के बात कर रहा था, एक विश्वविद्यालय के रूप में भी आप मुझे जल्दी दिखाई देंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। और भी शिक्षण संस्थान सरकारी निजी तौर पे आ रहे हैं। एक मेडिकल कॉलेज की बात चल रही है, हो सकता है कि हम अगले कुछ सालों में हमें एक मेडिकल कॉलेज भी दिखे। औरंगाबाद में एक मेडिकल जो औरंगाबाद का सदर अस्पताल है उसको मॉडल अस्पताल के रूप में चुना गया है। उसकी 9 मंजिला बिल्डिंग बन रही है बहुत तेज़ी से। तो मैं देखता हूँ कि उद्योग, व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में सब काम शुरू हो। और मुझे लगता है कि अगले 10 साल में औरंगाबाद ऐसा हो जाएगा कि कोई अगर कुछ साल बाद आए तो पहचान नहीं सकेगा औरंगाबाद ऐसा। ये श्रेय आप किसको देंगे? औरंगाबाद वासियों की, यहाँ के जनप्रतिनिधि को, ये किसको श्रेय जाएगा? देखिए, जनप्रतिनिधि हों या कोई भी हो, श्रेय तो सिर्फ औरंगाबाद की आबादी को जाता है, औरंगाबाद के लोगों को जाता है। अब आप जैसा युवक जो मुंबई में पढ़ा और आके फिर से औरंगाबाद में अपनी किस्मत खोजता है, यहाँ की मिट्टी से कुछ चीज़ों को खड़ा कर देता है। तो ये जो औरंगाबाद की जिजीविषा है, यहाँ के लोगों की जिजीविषा है, प्रतिनिधि भी औरंगाबाद के बेटे हैं, तो यहाँ के लोगों की जो जिजीविषा है, मुश्किल घड़ियों में लड़ पड़ना। हमारे यहाँ देखिए उग्रवाद भी आया था, अपनी मौत मर गया। 2-3 दशक हमारे परेशान हुए जरूर, लेकिन हम उससे बहुत आगे बढ़ गए। तो हमारी जो जिजीविषा है, किसी भी हालत में लड़ पड़ने की, किसी भी हालत में रह लेने की, किसी हालत में जी लेने की और जीतने की जो हमारी जिद है हम औरंगाबादियों की, ये हमें कामयाबी दिला रही है और आगे दिलाती रही। मैं देखता हूँ कि यहाँ के खासकर युवा पीढ़ी में, जैसे मैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चाहे दूसरे जगह देखता हूँ कि लोग को पढ़ने में होड़ है, लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ कि अच्छे अच्छे लड़के सब बिजनेस की तरफ, कोई मॉल खोल रहा है, कोई अपना शोरूम खोल रहा है, कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। अगर यही चीज़ हम लोग अगर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ वो युवा का मोड़ हो जाता है तो उस नज़र में औरंगाबाद को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग तब होती है जब पहले तो आप कंज्यूमर बनते होते हैं।
कंज्यूमर बनने के बाद आप उसके फिर पहले तो आप कुछ नहीं होते हैं जब गरीब होते हैं, तो जब आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ती है तो आप कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर होने के बाद आप फिर बिजनेस करते हैं, और बिजनेस करने के बाद आप प्रोडक्शन शुरू करते हैं। औरंगाबाद अभी तीसरे स्टेज पे आ चुका है। हमने अपने संसाधन इतने जुटा लिए हैं कि हमारे पास अब हम कंज्यूमर से ऊपर उठ गए हैं, तो हम बिजनेस वगैरह के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। और देखिए कि एक झटके में हम प्रोडक्शन की ओर बढ़ जाएंगे। आप जिन लड़कों को तैयार कर रहे हैं, इंजीनियर्स बना के भेज रहे हैं, उनके अंदर जो स्किल डाल रहे हैं, देखिए कुछ दिन में कोई यूनिट बैठा के बैठ जाएगा वो। तो हम उस सैचुरेशन लेवल पे पहुंच रहे हैं जहां बहुत जल्दी हम प्रोडक्शन के क्षेत्र में जाएंगे। तो देखिए बहुत जल्दी ये परिवर्तन आपको दिखाई देगा। चलिए परमेंद्र मिश्र जी और हमारे बड़े भाई, हमारे भ्राता परमेंद्र भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय निकालते हुए हमारे स्टूडियो में अपना बेबाक अपना विचार रखें औरंगाबाद के बारे में। और मैं फिर से औरंगाबाद की जो 50 साल हमारी जो कंप्लीट हुई है, जो स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है, तो हमारे सितयोग चैनल की तरफ से औरंगाबाद वासियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे अगले कड़ी में यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे एपिसोड में होंगे परमेंद्र मिश्र जी, और मैं इनके तरफ से सितयोग न्यूज़ के बारे में लास्ट में एक संदेश देना चाहूँगा कि सितयोग न्यूज़ कैसा रहेगा, आपका मार्गदर्शन उस पर कैसा रहेगा, और कैसे हम लोग औरंगाबाद की धरती को लोग को इस चैनल के थ्रू हम लोग आगे बढ़ाएं, ये मैं आप बड़े भाई होने के नाते मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन की आपको आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले आपने इसकी शुरुआत की है और मैंने उसके सारे एपिसोड लगभग देखे हैं। जितने खूबसूरत ढंग से आप संवाद स्थापित कर रहे हैं लोगों से, जिन चीज़ों को उठा रहे हैं। कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अगर भारत माता की जय बोलते हैं तो क्या है, यहाँ के लोग ही भारत माता है। सही बात। तो अगर हम औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद के लोग ही औरंगाबाद है। तो आप जिस तरह से औरंगाबाद के लोगों की बातें कर रहे हैं, औरंगाबाद के विकास पे चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी है। अभी सबसे ज़्यादा जरूरत इसी बात की है कि हम राजनीति, धर्म, जाति, इन सब संकीर्णताओं से उठ करके पूरे समाज की बात करें, पूरे जिले की बात करें, पूरे क्षेत्र की बात करें, हर व्यक्ति को सशक्त करें। और हर व्यक्ति सशक्त हो जाए तो देश सशक्त होगा। आप जो कर रहे हैं बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मुझे लगता है कि आपको किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। बहुत अच्छा रास्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कि परमेंद्र भैया का ब्लेसिंग। और मैं अपने दर्शकों से, मैं और परमेंद्र भैया अपील करते हैं कि सितयोग न्यूज़ यूट्यूब पे लोग बने, अपने घर में SITYOG NEWS टाइप करें यूट्यूब पर, तो सितयोग नले पे हर एक एपिसोड में एक महान हस्ती जो औरंगाबाद के बारे में बताएं, उनको मैं लाने का कोशिश करूंगा। मैं फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस चैनल का नोटिफिकेशन वाला जो बटन है वो भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसका जो भी नया एपिसोड है आपको साफ साफ उसका नोटिफिकेशन मिले, आप देख सकिए। और हमारे साथ बने रहिए औरंगाबाद की विकास यात्रा पर सितयोग इंस्टीट्यूट के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेंद्र भैया, नमस्कार।